गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान की नजर है, तो इलेक्शन कैसा जा रहा है? बड़ा जबरदस्त इलेक्शन का माहौल इस वक्त बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैंपेन है वो अपने उरूज पे है। इनकी सेंट्रल लीडरशिप तकरीबन तमाम पार्टीज की गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। पीटीआई को गिला है कि आप उनको कैंपेन करने की इजाजत नहीं दे रहे। गिला शिकवा इलेक्शन कमीशन को भी इनसे यही है और हुकूमत को भी यही है कि वो टाइम पे अगर ये चीजें करते हैं, कोई एनओसी के लिए बताते हैं और ये बताते हैं कि जी इन्होंने जलसे करने हैं। बैरिस्टर गौहर को आपने इजाजत दी, जुनैद अकबर को नहीं दी। बैरिस्टर गौहर साहब ने एज पर इलेक्शन कमीशन रूल्स या ज़ाब्ते हयात एनओसी के लिए अप्लाई किया, एनओसी मिल गई, वो आ गए और अपने जो एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं। प्रिंस करीम आगा खान पिछले दिनों आए और वो गिलगित आए और यहाँ उनका 3-4 दिन रहे, वो दौरा कैसा रहा? पहली दफा जब ये लोग आते हैं या इस ओहदे को मनसब को संभालते हैं तो ये दीदार का एक तरीकेकार होता है। मैं पूछूं इलेक्शन कौन जीत रहा है तो क्या कहेंगे? इस वक्त नून लीग की वफाक में हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान में जो नून लीग की पार्टी है, जो इनके ओहदेदार हैं, जो इनके टिकट होल्डर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें ताकि हम वफाक में हमारी हुकूमत है, कल हम डेवलपमेंट का कोई यहाँ पे काम अच्छा कर सके आपको। नहीं, पर हमने देखा खामनाई साहब की शहादत के बाद सबसे ज्यादा जो हालात खराब हुए वो गिलगित में हुए। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। पिछले दिनों जिस तरह के मुजाहिरे हुए, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनी। इस इलेक्शन में जेनजी कहाँ नजर आ रही है? जेनजी की इसमें पार्टिसिपेशन अच्छी है। इस दफा दुनिया भर के पानी के जखायर गिलगित बल्तिस्तान में है, लेकिन अक्सर जगहों पे गिलगित के अंदर भी पीने का वो पानी की सहूलियात मैसर नहीं। सड़कों की ये हालत है, इस वक्त प्रोजेक्ट भी चल रहा है सीवरेज के हवाले से। तबाकुन हालात मंजर पेश कर रहा है शहर इस वक्त। अगर यहाँ के लोग तीनों पार्टियों की हुकूमत का मुआवजा करें तो किसके हक में ज्यादा राय आती है? अगर इस तरह देखा जाए तो जितना काम हुआ है वो सारा नून लीग के हुकूमत में हुआ है, जो 2015 से 2020 तक रही है। उस दौरान इतना ज्यादा काम हुआ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई जिसके दौरान काम नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत के तर्जुमान शब्बीर मीर साहब, जो एक सहाफ़ी भी हैं और इस वक्त तर्जुमान भी हैं। तो दोनों सूरतों में हम इनसे बात कर सकते हैं, सहाफ़ी के तौर पर भी बात कर सकते हैं और तर्जुमान, 2 कैप्स विद 1 पर्सन के साथ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरवर्दी साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मीर साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान की नजर है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्शन कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल बड़ा जबरदस्त इलेक्शन का माहौल इस वक्त बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैंपेन है वो अपने उरूज पे है। हर पार्टी कोशिश कर रही है कि ये जो 1-2-3 दिन अब बचते हैं इसमें पूरी जोर लगाई जाए। इसके साथ साथ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये भी साथ देखने में आ रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी सेंट्रल लीडरशिप तकरीबन तमाम पार्टीज की गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। अपने पार्टीज के अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कन्विंसिंग में जा रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त इस वक्त माहौल है। लोग खुश नजर आ रहे हैं। जाहिर है वोट तो किसी न किसी को देना ही है, तो एक जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा जबरदस्त है। पीटीआई को गिला है कि आप उनको कैंपेन करने की इजाजत नहीं दे रहे। जी, पीटीआई को गिले शिकवे इनको कुछ ज्यादा भी होते हैं। एक बात तो ये है कि यहाँ पे चूंकि कवाबिद और जवाबिद हर चीज के होते हैं, ज़ाब्ते अखलाक तमाम पार्टीज ने मिल के इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के खुद ही बनाया था। उसके अंदर ये खैर अगर ना भी बनाए तो एज पर ला हर जगह मौजूद भी होता है। मतलब आपने सियासी कोई जलसा करना है, कोई एक्टिविटी करनी है और सियासी लीडर्स ने आना है तो तरीक़ेकार के तहत आपने कोई परमिशन लेनी है, कोई एनओसी हासिल करना है और उसके बाद ये जो मकामी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको उसी तरह फैसिलिटेट करें, सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें बदकिस्मती से पीटीआई की जानिब से ताउन नहीं किया गया। गिला शिकवा इलेक्शन कमीशन को भी इनसे यही है और हुकूमत को भी यही है कि वो टाइम पे अगर ये चीजें करते हैं, कोई एनओसी के लिए बताते और ये बताते कि जी इन्होंने जलसे करने हैं, हुंजा में करने हैं, गिलगित में करने हैं, सिकरदू में करने हैं, कोई प्रोग्राम चाकआउट होता, कोई शेड्यूल होता, वो इनसे शेयर करते तो उस हिसाब से इनको एनओसी मिल जाती और वो करते। तो ये सिर्फ पीटीआई के लिए तो नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप यहाँ पे आई है, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ आए, बिलावल जरदारी आए और तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। ये इसमें मेरे ख्याल में कोई पर्सनलाइज होने की भी जरूरत नहीं है, इसमें माइंड करने वाली बात भी नहीं है। इनकी टीमें हैं तो ये कर सकती हैं, तो नहीं करने की वजह फिर जाहिर है खुद ही शायद कोई इसको मतलब प्ले अप करने वाली कोई सोच होगी पीछे कि चले जी हम चले जाते हैं और उसको थोड़ा सा मीडिया की जिन्नत बन जाए, लोग आ जाएं और कहें कि हाजी बड़ा जुल्म हो रहा है। तो
تو हो सकता है ये इस तरह की चीजें हो। तो बहरहाल जो हकीकत है वो और मैंने आपको बैरिस्टर बता दी। बैरिस्टर गौहर को आपने इजाजत दी, जुनेद अकबर को नहीं दी? सर गौहर साहब ने एज पर इलेक्शन कमीशन रूल्स या ज़ाब्ता हयात, ज़ाब्ता इखलाक, उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया, एनओसी मिल गई, वो आ गए और अपने जो एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल अमन और अमान की क्या पोजीशन है गिलगित में इलेक्शंस के दौरान? बहुत अच्छी पोजीशन है इस वक्त। जैसे मैंने गुजारिश की कि यहाँ पे तमाम बड़ी पार्टीज की लीडरशिप मौजूद है। आप जिधर भी जाएं गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त, जिस भी वैली के अंदर आप जाएं, आपको लोग खुशी मिलते हैं। मतलब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे उठाए कैंपेन्स कर रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, बड़ा जबरदस्त माहौल है। ये ऐसा माहौल गिलगित बल्तिस्तान में वंस इन 5 ईयर आता है। जब इलेक्शन होते हैं तो इस तरह की गहमा गहमी होती है, लोग अपनी पार्टीज, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने निकल आते हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं ये गोया इनकी एक दफा फिर जिंदा होते हैं ये 5 सालों में। तो इस वक्त इतना बेहतरीन माहौल है कि हाँ, अलबत्ता कुछ मसाइल कहीं पे जलसों की वजह से, कहीं पे रोड पे जलसे करते हैं बाज़ जगहों पे, तो इस वजह से कुछ पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अमन और अमान वाला जो मसला है वो बेहतरीन है, बहुत आइडियल है, बल्कि मैं ये कहूँगा। अब प्रिंस करीम आगा खान पिछले दिनों आए और वो गिलगित आए और यहाँ उनका 3-4 दिन रहे। वो दौरा कैसा रहा प्रिंस करीम आगा खान का? देखिए, प्रिंस करीम आगा खान साहब यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। पूरे मुल्क की तरह उनका जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। खुद चूंकि उन्होंने पहली दफा ये पोजीशन संभाली थी उनके वफात के बाद, वालिद साहब के वफात के बाद, प्रिंस करीम आगा खान के वफात के बाद, तो ये उनका पहला दौरा था। यहाँ पे उनकी बड़ी फॉलोइंग है, कम्युनिटी है, इस्माइली कम्युनिटी। तो पहली दफा जब ये लोग आते हैं या इस ओहदे को, मनसब को संभालते हैं, तो ये दीदार का एक तरीक़ाकार होता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में वो आए पहली दफा इस मनसब को संभालने के बाद, और यहाँ पे उन दिनों में भी इतना बेहतरीन किस्म का माहौल देखने में आया। लोगों ने हर तरीके से, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने सपोर्ट किया। इनकी खिदमत हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। एकेडियन के थ्रू यहाँ पे चाहे तालीम हो, सेहत हो, अम, जो भी आप उठा के देखें, लाइवलीहुड को बेहतर बनाने के हवाले से तो बड़ी कंट्रीब्यूशन गिलगित बल्तिस्तान में रही है थ्रू आउट। जाहिर है फिर पाकिस्तान को बनाने से लेके आज तक, और ये कंट्रीब्यूशन फिर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान तक इनकी महदूद नहीं है, ये पूरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये जो सर्विसेज, सोशल वर्क ये करते हैं। तो इसकी वजह से बड़ा एहतराम पाया जाता है। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि स्टेट प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल इनको दिया गया, और इसके अलावा अवामी सतह पे यहाँ पे मुख्तलिफ जो फिरके के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग बसते हैं, सब ने इनको वेलकम किया, इनको सपोर्ट किया, और इनके जो इदारे हैं उनके लिए अपना ताउन पेश किया। तो इनका बड़ा आइडियल ट्रिप कितनी रहा। आबादी माजी है में भी इसी तरह रहता है। इस्माइली कितने हैं गिलगित में? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पूरा जो हुंजा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 100% इस्माइली है, और गिलगित में भी इस्माइली काफी बड़ी तादाद में है। लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या गिलगित बल्तिस्तान की, मेरा ख्याल है एग्जैक्ट आबादी इनकी मुझे नहीं पता, लेकिन रफली अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान की 17-18 लाख आबादी में, मेरा ख्याल है 4-5 लाख तो होंगे। 5 लाख इस्माइली होंगे। जी। मैं पूछूं इलेक्शन कौन जीत रहा है तो क्या कहेंगे? यह बड़ा मुश्किल सवाल होगा इस वक्त। मैं चूंकि एक गवर्नमेंट में पोजीशन भी होल्ड कर रहा हूँ, तो ये कहना मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को नाराज करना होगा। तो मैं वैसे अपना एक जनरल किस्म का तजिया जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पे पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टीज है ना, मिसाल के तौर पर पीटीआई के लिए तो जाहिर है यहाँ पे इस वक्त वो पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं है सच। यहाँ पे इनके कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर रहे हैं। तो बाकी रही जो बड़ी पार्टीज हैं उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों में ही ये गेम चलेगी। एक पार्टी ज्यादा अक्सरियत लेगी तो दूसरा शायद कुछ वोटों, कुछ सीटों से पीछे रहेगी, कि कोई पार्टी 10 लेगी तो कोई 7 लेगी। अगर फर्ज करें एक पार्टी 12 लेती है, दूसरी 7 लेती है, तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अब लीडिंग पार्टी कौन होगी, ये ट्रिकी सवाल है बहुत ज्यादा।
इसको बस दो दिन बैठ कर। मैंने तो कोई सर्वे देखा है जिसमें मुस्लिम लीग नून 29% है और पीपल्स पार्टी 22% पे है। देखिए ये इस तरह के सर्वेस काफी हैं, कुछ इदारे भी अपने सर्वेस कर रहे हैं, सहाफी हम जैसे लोग भी अपने सर्वेस कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हवाले से मेरी अपनी जाती राय है कि वो बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। मिसाल के तौर पर वफाक में जो भी पार्टी होती है ना, वफाकी हुकूमत जिसकी भी होती है, यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के लोग आमतौर पर उसी की तरफ टिल्ट कर जाते हैं। इसकी बड़ी वजह है, लोग ये समझते हैं कि वफाकी पार्टी जो भी है वो इस पार्टी के साथ अपनी पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में सपोर्ट करेगी तो यहाँ इनके मसाइल हल होंगे। और इसी तरह यही बातें, यही वादे, यही ऐलानात यहाँ की जो लीडरशिप है गिलगित बल्तिस्तान लेवल की, वो भी करती हुई दिखाई देती है इन दिनों में। मिसाल के तौर पर इस वक्त नून लीग की वफाक में हुकूमत है, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो नून लीग की पार्टी है, जो इनके अहदेदार हैं, जो इनके टिकट होल्डर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें ताकि हम वफाक में हमारी हुकूमत है, कल हम डेवलपमेंट का कोई यहाँ पे काम अच्छा कर सकें आपको। अगर आप किसी ऐसी पार्टी को देंगे जिसका वफाक में कोई वजूद नहीं है या बहुत लिमिटेड है, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करेगी। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो सेंट्रल लीडरशिप, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब आए, उससे पहले साद रफीक साहब आए वगैरह वगैरह नून लीग की तरफ से, फिर इसी तरह बिलावल साहब, आसफा भुट्टो, ये लोग इधर आए हुए हैं। तो लोग ये देखते हैं कि जब ये लोग बड़ी पार्टीज के आते हैं तो एक तो इनके अंदर इनकी एक अट्रैक्शन अपनी है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ जब आते हैं तो वो इसको बहुत बड़ा सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं कि ओवरऑल जो हुकूमत है इसके सरपरस्त आला तो नवाज शरीफ है, तो फिर इनको अगर हम वोट दें तो हम फायदे में रहेंगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि ये जो लीडरशिप आती है तो बहुत सारा वोट जो है वो इनकी वजह से उन पार्टीज को चला जाता है। ये हकीकत गिलगित बल्तिस्तान प्लस आजाद कश्मीर ये है। अच्छा, तो आपको आगे मखलूत हुकूमत नजर आती है या कोई एक पार्टी सादा अक्सरियत ले लेगी? मेरा ख्याल है एक पार्टी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि अगर एक पार्टी लेट सपोज कोई 10 भी सीटें लेती हैं, तो टोटल 24 यहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं जो कंटेस्ट करके जीतते हैं, फिर 9 खवातीन और टेक्नोक्रेट्स मिला के 33 की असेंबली है। तो इसमें मिसाल के तौर पर जो 24 हल्कों में से कोई अगर 10 भी पार्टी जीत जाती है तो जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं वो आमतौर पर उसी की तरफ जाते हैं, ज्यादा बड़ी पार्टी की तरफ। बेशक वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना भी हो तो उस तरफ चले जाते हैं, प्रोस्पेक्ट्स देख के कि कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें ले रही है तो वो हुकूमत बनाने के ज्यादा उनके चांसेस हैं। तो इसमें जो वफाकी पार्टी है, वफाकी हुकूमत वाली जो भी पार्टी है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ये इंडिपेंडेंट्स जो है ये उस तरफ चले जाते हैं, तो फिर इनकी वजह से सिंगल पार्टी हुकूमत बन जाती है। माजी में हमने देखा है जब पीटीआई ने पिछले 2020 के इलेक्शन में, हालांकि उनकी अपनी सीटें कोई 8-9 थी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जितने जीते थे वो उनके साथ गए और फिर उन्होंने हुकूमत बनाई थी। तो इस दफा भी मुझे लगता है कि सिंगल पार्टी ही बनेगी, लेकिन शायद अगर दो पार्टियां मिलकर, जैसे वफाक में इस वक्त पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे जा रहे हैं, तो यहाँ भी मतलब ये मुमकिन है, बहुत ज्यादा मुमकिन है। लेकिन ये इसका डिसीजन वफाकी सतह पे ही होगा कि मखलूत हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो एक पार्टी की हुकूमत की आप बात कर रहे हैं और लोग ज्यादा वफाक के साथ जाते हैं और फिर नवाज शरीफ का है, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून के इम्कानात ज्यादा लग रहे हैं कि वो गिलगित में हुकूमत बना लेगी। ऐसी सूरत में ज्यादा, जिस तरह आपने एक सर्वे की भी बात की, तो ये सर्वे का बहुत सारा दारोमदार इन बड़े फैक्टर्स के ऊपर हो जाता है। तो इसी हवाले से देखा जाए तो ज्यादा चांसेस नून लीग के बन जाते हैं। वही जो वफाकी हुकूमत, नवाज शरीफ का आना, फिर दीगर जो लीडरशिप है, आमिर मकाम साहब बड़े अरसे से यहाँ पे आते जाते रहे हैं। मरियम नवाज के हवाले से भी बताया जा रहा था वो आ रही हैं, लेकिन सफदर साहब यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, तो इनकी लीडरशिप भी मौजूद है। लेकिन अब दूसरी साइड पे अगर देखा जाए ना, तो बहुत बड़ा एक फैक्टर मैं आपको बताऊं, सहरवर्दी साहब, ये बिलावल भुट्टो जिस तरह आके कैंपेन करते हैं ना, बड़ी एग्रेसिव कैंपेन करते हैं। और इसके साथ इस दफा आसफा भुट्टो भी हैं, कायरा साहब भी यहाँ पे आते रहे, मंजूर साहब भी आते हैं। तो इनकी सेंट्रल लीडरशिप भी यहाँ पे आके बड़ी मतलब एक कमिटमेंट के साथ ये लोग यहाँ पे हैं। तो मीडिया में इनकी प्रेजेंस आपको बड़ी आप देखेंगे आप, और इनके बड़े जलसे हुए हैं। मिसाल के तौर पे हुंजा में एक जलसा आसफा ने किया, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत खवातीन की इसके अंदर तादाद थी। चिलास के अंदर जो बड़ा जलसा था बिलावल ने किया, फिर सिकरदू में बिलावल के बड़े जलसे हुए। तो ये इस तरह की चीजें अब हम देख रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अल्टीमेटली वो आपका सवाल कि जाएगा किस तरफ, तो मुझे खुद भी ये लग रहा है कि नून लीग
شاید حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکے گی. اہل تشیع بھی بہت ہیں گلگت بلتستان میں، اہل تشیع کا ووٹ بینک بھی بہت میٹر کرتا ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اہل تشیع کا ووٹ اور اہل سنت کا ووٹ زیادہ تر انہی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہی جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ پیپلز پارٹی کو یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ فیور ملتا ہے اہل تشیع کی جانب سے. پرانی پارٹی ہے اور لوگ ان کے ساتھ زیادہ ایفیلیٹڈ ہیں. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ بھی دیکھ رہے ہیں. بعض حلقوں میں اہل تشیع کا ووٹ نون لیگ کی طرف زیادہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. تو اب شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں. اب وہ ایٹماسفیئر جو پہلے ان خطوط کی بنیاد کے اوپر لوگ ووٹ پول کرتے تھے، اس دفعہ وہ یہ ایلیمنٹ بہت کم نظر آ رہا ہے. گلگت بلتستان میں گلگت حلقہ 1 اس لحاظ سے بہت زیادہ بدنام کہیں یا مشہور کہیں ماضی میں رہا ہے. یہاں پہ سیدھے سیدھے مساجد سے اعلانات کی وجہ سے ووٹ اس طرف گیا ہے. مثال کے طور پر سنی کی طرف گیا، شیعہ کی طرف گیا. اس دفعہ وہاں بھی ماحول اس طرح ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، شیعہ ہے سنی ہے. تو وہ سب سے کریٹیکل اور کروشل کنسٹیچوئنسی تھی، وہ بھی اس دفعہ صاف ہے. تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ووٹ جدھر بھی جائے گا نا، اس لیے نہیں جائے گا کہ سیکٹ کون سا ہے اور اس کا لیڈر جو ہے وہ کس سیکٹ کا ہے. مجھے اس دفعہ یہ تبدیلی فیل ہو رہی ہے بڑی مطلب واضح طریقے سے. نہیں، پر ہم نے دیکھا خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ جو حالات خراب ہوئے وہ گلگت میں ہوئے، اور سب سے زیادہ مظاہرے بھی گلگت میں ہوئے. لوگوں کا بہت سینٹیمنٹ تھا خامنائی صاحب کی شہادت پہ، لا اینڈ آرڈر کے مسئلہ بھی پیدا ہوا. تو ایک ایران اور اہل تشیع تو ایک فیکٹر موجود ہے گلگت میں بہت بڑا. بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس میں آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. پچھلے دنوں جس طرح کے مظاہرے ہوئے، پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بنی. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو جس طرح نون لیگ نے اس ٹائم پہ یہاں اس وقت یہی کہا جا رہا تھا نا کہ یہ تو امریکن کے دوست ہیں، یہ یہودیوں کے دوست ہیں. لیکن بعد میں شہباز شریف پلس فیلڈ مارشل کی جس طرح ایران میں پذیرائی ہوئی، جس طرح پھر ان کا رول پوری دنیا کے اندر سامنے آیا، جس طرح انہوں نے انسانیت کو بچایا، میڈیشن انہوں نے جس بہتر طریقے سے کی، جس کی وجہ سے صرف ایران کے اندر انسانی جانیں نہیں بچی، پوری دنیا میں بچی. اور جس طرح ان کو پھر ویلکم کیا گیا فیلڈ مارشل کو ایران کے اندر، تو وہ تاثر بہت حد تک یہاں پہ زائل ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی اگر ایک ریجن آپ دیکھیں تو بلتستان ریجن میں شاید اسی وجہ سے کوئی نون لیگ کو نسبتاً کم ووٹ پڑے. اب بھی یہ چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز بعض اس کو کیش کروا رہی ہیں. MWM یہاں پہ ہے جو اب بھی اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی کمپین کو بیس کریں. اچھا، لوگ جاننا چاہتے ہیں گلگت میں لٹریسی ریٹ کیا ہے. میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا. لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ گلگت کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، یہاں بہت پڑھے لکھے ہیں. کیا لٹریسی ریٹ ہے گلگت بلتستان کا؟ سروردی صاحب، گلگت میں جو سب سے زیادہ 10 ڈسٹرکٹس ہیں یا ویلیز ہیں، اب خیر کچھ ایڈمنسٹریٹو ضلع اور بھی بنے ہیں، لیکن سب میں سب سے زیادہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ وادی ہنزا ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. وہاں پہ آلموسٹ 100% ہے. لیکن دیامر ایک اور ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ خاص کر خواتین کا جو لٹریسی ریٹ بلیو 10% ہوگا، اور مردوں کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. اوورآل 50% پلس گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ بنتا ہے. لیکن ہنزا کی وجہ سے یہ اوپر جاتا ہے، اور بلتستان میں بھی اچھا خاصا اور گلگت میں بھی اچھا خاصا ہے. پر آپ کہہ رہے ہیں دیامیر میں 10% ہے، اس کی کیا وجہ؟ جی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بیکورڈ گلگت بلتستان کا ضلع ہے، اور اس کی جو باؤنڈریز ٹچ کر رہی ہیں یہ کوہستان اور اسی طرف ان کی باؤنڈریز ہیں. تو ظاہر ہے یہاں پہ بعض جگہیں بہت زیادہ ڈیولپ ہیں، بعض نہیں ہیں. تو جو نہیں ہے ان میں یہ ڈسٹرکٹ دیامر بھی شامل ہے. کیا گلگت کا نوجوان کیا مطالبات ہیں؟ کہتے ہیں نا آج کل کا الیکشن تو جین زی کا الیکشن ہے. اس الیکشن میں جین زی کہاں نظر آ رہی ہے؟ جن زی کی اس میں پارٹیسپیشن اچھی ہے. اس دفعہ میرے خیال میں بہت سارا نوجوان ووٹر اس میں ایڈ ہوگا. یہاں پہ لوگوں کے جو مطالبات ہیں نا سہروردے صاحب، بیسکلی وہ یہ ہے کہ ایک تو بجلی کی یہاں پہ بہت شدید کمی ہے. خاص کر سردیوں میں یہاں پہ 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ روزانہ ہوتی ہے. اور یہ پیریڈ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو نومبر سے لے کے تقریباً اپریل مئی تک یہ سلسلہ رہتا ہے. اب بجلی نہیں ہوتی ہے تو کاروبار زندگی ٹھپ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ دار و مدار ہے آپ کے انٹرنیٹ کا. انٹرنیٹ بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہوتا ہے.
ये जो डेटा की बात करते हैं, वाईफाई डेटा वेटा, ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो जो फ्रीलांसिंग से वाबस्ता लोग हैं वो भी सफर करते हैं। होटल इंडस्ट्री बड़ा सफर करती है, कब तक ये जनरेटर्स के ऊपर चलाएं। इसी वजह से लोग जो हैं इनको चाहिए, बिजली चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इस तरह की सहूलियात पीने की। अब देखें दुनिया भर के पानी के जखायर गिलगित बल्तिस्तान में है, लेकिन अक्सर जगहों पे गिलगित के अंदर भी पीने का वो पानी की सहूलियात मैसर नहीं। सड़कों की ये हालत है, इस वक्त एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है सेवरेज के हवाले से, तबाकुन हालात मंजर पेश कर रहा है शहर इस वक्त, जिसका जिक्र पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने भी किया था जब वो गिलगित आए थे। तो सड़कों की हालत खराब है, लोग चाहते हैं कुछ तरक्की हो, मयार जिंदगी बेहतर हो। ये जो जेनजी है या बाकी लोग भी हैं, तकरीबन सबके साथ यही मसाइल हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर दारो मदार सरकारी नौकरी के ऊपर है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 60,000 कम से कम सरकारी नौकर हैं, ठीक है। और आबादी कितनी है इसकी? 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख आबादी है। तो इतना सारा बोझ सरकार के ऊपर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, उसको कैपिटलाइज उसके ऊपर नहीं किया जा सका है। तो ये तरह के मसले हैं। लोग देंगे तो काम को देंगे, डेवलपमेंट को देंगे, और यही चीज यहीं पे मिसिंग कर रही है पिछले 5 सालों से। बिजली तो वाफर है पाकिस्तान में, तो फिर इतनी लोड शेडिंग क्यों है गिलगित में? लोग बिल नहीं देते इसलिए इसकी फोर्स लोड शेडिंग है। गिलगित में भी बिल का मसला है। गिलगित में असल मसला ये है कि यहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेशन है, पानी हम्म। से बिजली बनती है। तो हम्म। सर्दियों में सर्दी की वजह से ये जो ग्लेशियर्स वगैरह फ्रीज हो जाते हैं, तो पानी बहुत कम हो जाता है। एक तरफ से बिजली की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, दूसरी तरफ से इंतहाई सर्दी की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो अब वो जो डिमांड सप्लाई का रेशो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 20-22 घंटे का दौरानिया बन जाता है। तो हाइड्रो के ऊपर अगर जाएं तो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा मसला भी आ जाता है, लेकिन फाइनेंस पैसे कहाँ से आ जाएंगे? गिलगित बल्तिस्तान के खुद यहाँ पे जो आईनी हैसियत है वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए कि पाकिस्तान का ये बाकायदा पांचवा आईनी सूबा तो है नहीं। फिर टैक्स लगेगा तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं। तो ये इस तरह के मसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो बिजली ना होने की बड़ी वजह यह है कि प्रोडक्शन सर्दियों में नहीं होती है और डिमांड बढ़ जाती है। और यहाँ तो सुना है सोलर का बड़ा पोटेंशियल है। सूरज कहते हैं सबसे अच्छा सूरज तो गिलगित में है। यहाँ सोलर बहुत चल सकता है। लोगों ने सोलर लगाया है यहाँ गिलगित में। सोलर का बहुत पोटेंशियल है, जाहिर है बिजली नहीं है तो लोग किसी न किसी तरफ तो देखेंगे, लेकिन जाती तौर पे यहाँ पे इंडिविजुअली लोग मेरे ख्याल में अभी तक वो ट्रेंड यहाँ पे नहीं आया। लेकिन इस दफा नून लीग की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब खुद भी यहाँ पे आए थे, और सोलर जो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं 100 मेगावाट तक के जो ओवरऑल वो बनता है, वो गिलगित में फ्री ऑफ कास्ट तकसीम हुए हैं। ये कहीं कोई कंसाइनमेंट वगैरह कहीं पे पकड़ी गई जो सील हुई हुकूमत की जानिब से, तो वो लाके उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में वो सोलर प्लेट्स लोगों के अंदर तकसीम हुए हैं। तो लोग उस तरफ अब जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जाहिर है जिस तरह की हुकूमत जो भी अभी आएगी मुस्तकबिल में, जिसकी भी हुकूमत आएगी वो इस तरफ जरूर तवज्जो देगी। बेसिक मसला ही गिलगित में बिजली से स्टार्ट होता है। तो वादे वही इनके जो बड़ी लीडरशिप जिस भी पार्टी की आई है, नून लीग तो वैसे भी इस तरह के कामों के लिए शोहरत रखती है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये इस दफा कहा जा रहा है कि हम डेवलपमेंट करके देंगे गिलगित बल्तिस्तान को, वो तमाम चीजें हम देंगे जो लोगों को दस्तयाब नहीं है और जो दस्तयाब होने चाहिए। देखें, एक टेन्योर यहाँ पीटीआई का है, एक टेन्योर पीपल्स पार्टी का है, एक टेन्योर नून लीग का है। तो गिलगित के लोगों ने तीनों पार्टियों की हुकूमत देख ली है। तो अगर यहाँ के लोग तीनों पार्टियों की हुकूमत का मुआवजा करें तो किसके हक में ज्यादा राय आती है? अगर इस तरह देखा जाए तो जितना काम हुआ है वो सारा नून लीग के हुकूमत में हुआ है, जो 2015 से 2020 तक रही है। उस दौरान इतना ज्यादा काम हुआ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई जिसके दौरान काम नहीं हो सका। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरे मुल्क में उस वक्त नहीं थी। इमरान खान साहब डरने और एहतजाजों से फारिग नहीं होते थे, तो यहाँ की हुकूमत उनको सपोर्ट के लिए अपना ज्यादातर टाइम लगाती थी। तो उसके बाद फिर पीटीआई की हुकूमत गई, कोई और हुकूमत आ गई, वो भी सच वो डिलीवर नहीं कर सकी। 2.5 साल उस हुकूमत में गुजारे। तो पीपल्स पार्टी ने भी 2009 से 15 तक वो हुकूमत उन्होंने की। उस दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बदकिस्मती से फिर वाराना फसादात
इस हद तक थे कि सारा जो फोकस था वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही होता था। तो लेकिन ये तमाम फैक्टर्स को हम सामने रख के अगर कारकर्दगी जैसा आपने बात की है, तो वो कहें तो डिलीवर सिर्फ नून लीग की जानिब से हुआ है। उस दौरान सड़कें बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं, सब कुछ यहाँ पे जितना भी हुआ है वो नून लीग के जमाने में हुआ है। लेकिन फिर देखें तो 2020 वाले इलेक्शन में वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस काम के बावजूद भी यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत नहीं बन सकी। बहुत सारे इनके कैंडिडेट छोड़ के दूसरी पार्टीज में चले गए, तो पीटीआई की हुकूमत आ गई। लेकिन काम बहरहाल नून लीग के दौर में हुआ, ये हमें मानना पड़ेगा। इस बार आजाद कितने जीत सकते हैं? अगर मैं आपसे तज्जिया लूं तो कितने आजाद जीतने के चांस हैं? 3-4 आजाद जीतेंगे हमारे ख्याल में पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जनरली ज्यादा असर है, लोग उसी तरफ आते हैं। लेकिन बास हल्कों में फिर निकल आते हैं कहीं ना कहीं से आजाद उम्मीदवार भी, दियामत से एक कैंडिडेट ज्यादा मजबूत हैं, और बल्तिस्तान रीजन से हमें लगता है कि दो कम से कम आजाद कैंडिडेट्स आ जाएंगे। कोई 3 और मैक्सिमम 4 तक ये जा सकते हैं आजाद उम्मीदवार। और आजाद उम्मीदवार फिर उसी के साथ जाते हैं जिसकी हुकूमत बन रही हो? जी, जिसकी हुकूमत बनती हुई हमको नजर आती है। और दूसरी बात इसमें बड़ा फैक्टर ये है कि वफाकी हुकूमत कितना इंटरेस्ट लेती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेट सपोज हम ये समझते हैं कि नून लीग अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, तो नून लीग वफाकी हुकूमत को 2-4 अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में मिलाना, उनके साथ कुछ पोर्टफोलियो के वादे करना, कुछ डेवलपमेंट करवाने के वादे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो कर सकती है, वफाकी हुकूमत है। तो ये बड़ी अट्रैक्शन होती है उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, जो खड़ा होकर फिर वो ये सोचता है कि दोबारा भी उसने फिर वोट लेने हैं, तो वो फिर डिलीवर कैसे करेगा? क्या अपोजिशन बैठ के उसको टाइम गुजारना बेहतर है, या फिर उस पार्टी की तरफ जाना चाहिए जो कि वाकई वफाक में है, जो मदद कर सकती है, जिसकी यहाँ पे हुकूमत बनने के चांसेस हैं? तो इसी तरह वो टिल्ट होता है उसी तरफ। तो लेट्स सी इसमें इस दफा क्या होता है। तो ये अब 2 दिन हमें मजीद इंतजार अगर करना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीटें तकरीबन बराबर बराबर हो गई, 1 या 2 का फर्क हुआ, और फिर आजाद ने फैसला करना हुआ, तो फिर क्या लगता है आपको? फिर सीधा सीधा कैलकुलेशन है सरवरदी साहब, उस ये नून लीग की तरफ जाएंगे। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये है, एज ए सहाफी भी मैं ये कह रहा हूँ, आज फिर नून लीग की फिर तरफ जाएंगे। फिर नून लीग की तरफ जाएंगे, आजाद उधर चले। जी, पीटीआई के लोग आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं मुख्तलिफ निशानों पे, उनमें से किसी के जीतने के इम्कानात हैं बतौर आजाद? आजाद उम्मीदवार मुझे नहीं लगता इनका कोई जीत सकेगा, कोई जीत बहुत सके? मुश्किल है इनका। एक हल्का अस्तोर वन, ये हल्का इनका पोटेंशियल हल्का रहा है, जहाँ पे इनके साबिक जो वज़ीर आला भी रहे खालिद खुर्शीद, ये उनका हल्का था। लेकिन हालात इसलिए अब उनके लिए ज्यादा साजगार नहीं है, क्योंकि अब लोगों को शायद ये मालूम भी हो गया है कि ये लोग नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े पंगे के अंदर ऑलरेडी हैं। और दूसरी बात यह है कि अब वहाँ वो खालिद खुर्शीद साहब पहले खुद आए, फिर खैर उन्होंने जीता, लेकिन बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें उनके वालिद साहब ने उनकी जगह कंटेस्ट किया, तो वालिद साहब भी जीत गए, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर अदालत तक बात गई, फिर वो उनका फैसला नहीं हो सका, फिर वो मामला ठप हो गया। तो इस दफा फिर उनकी वालदा, खालिद खुर्शीद साहब की वालदा कंटेस्ट कर रही हैं। तो अब वो एक फीलिंग यहाँ पे ये आ रही है कि ये फिर वही बात हो गई जिसके खिलाफ ये लोग फैमिली पॉलिटिक्स और डायनेस्टी पॉलिटिक्स के हवाले से जो खुद ही इसको मजम्मत करते रहे, तो क्या इनके हल्के में और कोई फैमिली से बाहर बंदा नहीं था जिसको टिकट दे के जिसको लड़ाते? तो ये क्या इनकी जाती पार्टी है कि कभी वालिद साहब लड़ेंगे, कभी वालदा लड़ेंगी, और कभी खुद वो लड़ेंगे? तो ये फैक्टर भी इस दफा यहाँ पे काउंट कर रहा है, जिसकी वजह से इनका जीतने का जो एक ही हल्का मेरे ख्याल में बनता था, वो भी अब इनके लिए मुश्किल हो रहा है। खालिद खुर्शीद खुद कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, वो चूंकि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद भी नहीं है, वो केपी में है जब से वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई होके गए हैं। तो वो इलेक्शन के वक्त आए भी नहीं? नहीं आए हैं, वो आए भी नहीं। वो आए भी नहीं? अच्छा, जी। आपको क्या लगता है कि ये जो क्योंकि आपका तो बॉर्डर चाइना के साथ लगता है गिलगित का, और वो शाहराह रेशम सारा है, कोई चाइना फैक्टर भी होता है गिलगित के इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हमारे और उनके चीजें मुश्तरक न होने की बड़ी वजह यह है कि उनकी कोई और जबान है, अजीब व गरीब जबान है, जिसको हम यहाँ पे कोई समझता नहीं है। तो जब हम्म। जबान एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते हैं, तो वो आके यहाँ पे किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते।
हम्म, तो वो फैक्टर हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। नहीं है, पर आपकी ट्रेड तो है ना यहाँ से लोगों की चाइना के साथ। जी हाँ, ट्रेड है हमारे यहाँ से, लोग चले जाते हैं चाइना के साथ। हम्म, जो लैंड रूट है वो वाया गिलगित बाल्टिस्तान खुंजर पास ही है, लेकिन हम्म, ये फैक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं इन्फ्लुएंस करता। बिल्कुल नहीं इन्फ्लुएंस करता। तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को इलेक्शन में एक्टिव नजर आए हैं। उनकी पार्टी तो है, एक्टिव है, और शायद एक दो सीटें वो जीत भी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट के तौर पे ये लोग पीटीआई और इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट है, तो इस वजह से जो इंडिपेंडेंट के तौर पे बाज इनके भी आ सकते हैं। इनकी भी बात है। अगला वजीर आला होने के चांस किसके हैं। मेरे ख्याल में अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो हाफिजुर रहमान वजीर आला होंगे। वो एक हम्म, टेन्योर पहले गुजार चुके हैं। और अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, इनका फिर जीतना भी जरूरी है। पीपल्स हम्म। पार्टी के जो सदर हैं अमजद हुसैन, वो वजीर आला बनेंगे जाहिर है, लेकिन इन दोनों का फिर खुद जीतना भी बहुत जरूरी है। इन दोनों से मुझे लगता है एक वजीर आला बनेगा। हफीज रहमान साहब पिछली दफा तो अपना हल्का हार गए थे। जी हाँ, 2020 में हल्का हार गए थे। हम्म, वो बहुत सारी उसकी वजूहात थी, हम्म। तो वो बिल्कुल हार गए थे। बहुत शुक्रिया शबीर मीर साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया, आपने मच। इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया।